मेरी इस कक्षा 8वीं के समस्त परीक्षा छात्राओं, नूतन वर्ष की तुम सबको शुभकामनाएं। बेटा, तुम लोग जानते हो कि इस साल पूरा जो है कोरोना के कारण विद्यालय जो है बंद हो चुके हैं परंतु प्रशासन ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन अध्यापन के लिए जो तरीका निकाला है वो बच्चों के हित में है। तो देखो बेटा, ऑनलाइन तुमको पढ़ाई करनी है और ये ऑनलाइन पढ़ाई ऐसा लग रहा है कि किंचित दिन चलेगी, उसके बाद नियमित रूप से कक्षा लगने लग जाएगी। तो जब तक कि ये ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, मैं अपेक्षा करता हूँ तुम लोगों से कि समस्त बच्चे जो हैं प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई पर नियमित रूप से सजगता पूर्वक अध्यापन करो। ठीक, आते हैं आज हम तुमको संस्कृत के अंतर्गत वर्णमाला बताएंगे। 7वीं कक्षा में तुम वर्णमाला पढ़ के आ गए हो। पुनः मैं तुमको वर्णमाला बताता हूँ। ऐसे मातृभाषा में वर्णमाला तुम जानते हो, है ना? तो मातृभाषा और देवभाषा में कोई विशेष अंतर नहीं। जो वर्णमाला मातृभाषा की है वही वर्णमाला देवभाषा की है। कुछ अंतर है, सो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो, स्वर क्या है लिख लो। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर इन स्वरों की संख्या 13 है। ये 13 स्वर है बेटा। जैसे ये 13 है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 13 स्वरों की संख्या है, याद रखना। हमारी देवभाषा संस्कृत में भी इन 13 को स्वर माने जाते हैं। अब स्वरों के भेद।
स्वरों को तीन भागों में विभक्त है। ये सब स्वर तीन भागों में विभक्त है। पहला है ह्रस्व ह्रस्व स्वर। दूसरा है ह्रस्व स्वर में आता है अ, इ, उ, ये चार और यह लिली पांच, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? ह्रस्व स्वर। द्वितीय है दीर्घ। दीर्घ स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर लिखना बेटा, ह्रस्व भर लिख दिया हूं, ह्रस्व स्वर लिखना पूरा। और उसके बाद दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी सब दो मात्राएं होती बेटा, और इनके सब एक एक मात्रा। इसको याद रखना। नंबर 3 है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इन प्लुत स्वरों का लिखो। स्वरों का उपयोग वेदों में होता है। वेदों में और
आदि पर। इसके 3 मात्राएं होती है। देख लो बेटा फिर से, ये ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, ये दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं और प्लुत स्वर में 3 मात्राएं। इस प्रकार से ये जो है वर्णमाला समझ आ गया, ये स्वर है। अब आ जाते हैं व्यंजन। इसको मिटा दूं। देखो व्यंजन क्या है। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण, इस व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, घोष व्यंजन, इस तरह से विभक्त किया गया है। तो देखो बेटा, इसको मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। पहले देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो इस स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में विभक्त है। ये व्यंजन
भागों में विभक्त है। पहला अ, क वर्ग, पहला भाग है इसका क वर्ग। क वर्ग व्यंजन के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण क वर्ग व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर ब, च वर्ग व्यंजन, ये च वर्ग व्यंजन है। इसमें आता है च, च छ ज झ, ये च वर्ग व्यंजन। तीसरा नंबर स में देखिएगा ट वर्ग व्यंजन, ट, ठ, ड, ढ, अना, ये का आता है बेटा, इसको कहते हैं ट वर्ग व्यंजन। और उसके बाद चतुर्थ है क्या, त वर्ग। त वर्ग व्यंजन में त, अच्छा हाँ, एक सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि ये सब व्यंजन है तो इसमें ऐसा लगेगा, ऐसा सब में ऐसा लगेगा बेटा। ये क्या है जानते हो? इसको कहते हैं हलंत। व्यंजन सब में हलंत रहता है। जब कोई वर्ण व्यंजन है तो समझ जाओ कि ये हलंत उसमें लगा रहेगा, तब तो वो व्यंजन है। और हलंत नहीं लगा तब वो व्यंजन नहीं, वो स्वर युक्त पूर्ण वर्ण होगा, और ये अपूर्ण वर्ण कहलाता है ये व्यंजन। इसका उच्चारण आधा रहता है। तो चतुर्थ है त वर्ग व्यंजन, त, थ,
ये 5 वर्ण ये जो है तवर्ग व्यंजन के अंतर्गत आता है। और अंतिम में बेटा ये है पवर्ग व्यंजन। पवर्ग व्यंजन इसमें आता है प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ण आते हैं तुम्हारे पवर्ग व्यंजन के अंदर। कोई वर्ण जब इस तरह से लिखा जाता है तो इसका नाम है व्यंजन। ये व्यंजन कहलाता है। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है तो समझ जाओ कि ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर युक्त है। कोई भी वर्ण में जब ये बैठ जाता है तो समझ जाओ कि उसकी आधी उच्चारण होती है, वो कहलाता है व्यंजन। और जब ये हट जाता है तब वो पूर्ण वर्ण बन जाता है। समझ में आया ना? कब पूर्ण वर्ण बनता है वो? जब उसका हलंत हट जाता है। तो हलंत कब हटता है? ध्यान रखो। ये हलंत हट गया उसका, तब पूर्ण वर्ण बन गया है। कोई भी वर्ण में आ यदि जोड़ दिए तब उसका हलंत हट जाएगा और वो पूर्ण वर्ण बन जाएगा। जब तक के हलंत नहीं हटा है तो वो पूर्ण वर्ण नहीं माना जाएगा, वो व्यंजन के अंतर्गत लिया जाएगा। उसका आधा उच्चारण होता है। समझ में आया ना? जैसे ये प है, इसको हलंत नहीं लगाएंगे तो इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। इसको किस तरह से? इस तरह से आधा सव्यक्त करके हिस्सा लिखते हैं तो ये आधा। समझ में आया? कोई भी वर्ण आधी है, आधा है, तो समझ जाओ कि वो व्यंजनांत है, व्यंजन युक्त है। और जब उसमें स्वर बैठ जाएगा आ, तब वह पूर्ण वर्ण बन जाएगा। तो ये बता दिया बेटा तुमको कि वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन है। इसके सिवाय व्यंजन और हैं, लिख लो। अंतस्थ व्यंजन,
व्यंजन। इनकी संख्या बेटा 4 है। य, र, ल, व, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन, ये दोनों मिलकर के ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन पूरा लिखना बेटा, मैं ऐसे एजेंट लगा दिया हूं, तुम भी मत लगाना। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा स, श, श, हाँ, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके साथ साथ कुछ संकेत है बेटा हमारे इस देवभाषा संस्कृत में, जिसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। इसको मिटा दे रहा हूं, देख लो। कौन कौन से संकेत हैं, देखो ध्यान दो। संकेत जैसे ये अम है, ये संकेत है ना। तो ये संकेत, इसको हम व्याकरण की दृष्टि से इसका नाम है क्या, अनुस्वार। अनुस्वार ये इसका संकेत है। कहीं पर ऐसा लगा है तो समझ जाओ कि ये क्या है, अनुस्वार है। टाइम आप होगे नहीं? अच्छा। दूसरा है अनुनासिक, दूसरा संकेत। इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं अनुनासिक। तीसरा संकेत है अवग्रह, इसको व्यक्त करते हैं इस तरह से, अवग्रह। चौथा संकेत है बेटा
ये इसका नाम है हलंत। पांचवा संकेत है विसर्ग। ये संकेत जो हमारे देव भाषा संस्कृत में विशेष उपयोग में आता है और इन संकेतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब तक कि इन संकेतों का उपयोग नहीं कर पाओगे तो न शुद्ध बोल पाओगे, न लिख पाओगे, न पढ़ पाओगे। इसलिए इन संकेतों को विशेष ध्यान रखना। ये रहा वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत मैंने तुमको ये बता दिया कि किसको स्वर कहते हैं और किसको व्यंजन कहते हैं, स्वर कितने हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्वरों के कितने भेद हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं और सामान्य तौर पर इन व्यंजनों का किस तरह से उपयोग होता है, ये सारी चीजें तुमको क्रमशः मैंने बताया। आ जाओ वर्णमाला के अंतर्गत मैं तुमको ये बता दूं कि का और ये का, इन दोनों में क्या अंतर है। यदि किसी ने कह दिया कि का और इसका में क्या अंतर है तो क्या बताओ उसे? तो याद रखना, इसका का अर्थ है ये व्यंजन कहलाएगा और इसका आधी उच्चारण होगी और इसका का अर्थ है कि व्यंजन का में स्वर आ मिल गया और दोनों मिलकर के पूर्ण क हो गया। अर्थात इसका का मतलब हो गया का धन आ, इसका मतलब है। समझ में आया? तो याद रखना बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इस तरह से व्यक्त करेंगे या फिर दूसरी तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब इस तरह से या इस तरह से व्यक्त करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए इसमें मिल जाएगा तब ये होगा। ठीक, ये रहा बेटा वर्णमाला। हाँ, अब आते हैं कारक रचना पर। देखो,
रचना क्या है? ध्यान दो बेटा, कारक रचना वह व्याकरण के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्व रखता है, जैसे कारक रचना। तो कारक रचना के अंतर्गत ये तो तुम छठी से पढ़ते आ रहे हो। हमारी इस 8वीं कक्षा में हलंत शब्द कहलाता है। हलंत अभी मैंने तुमको बताया ना, हलंत, इसी के अंतर्गत ये हलंत शब्द कहलाएंगे। हलंत शब्द के अंतर्गत तुम्हारे कोर्स में जो है नकारांत, जिसके अंत में अन रहता है, वो शब्द जो है हलंत शब्द कहलाते हैं। जैसे राजन, राजन, राजन का अंतिम वर्ण इस तरह से है। अब जब ये लग गया तो तुम तो जान गए होगे, इसमें और इसमें अंतर मालूम हो गया ना। ये पूर्ण वर्ण है और ये अपूर्ण वर्ण। इसको व्यंजन के नाम से जानेंगे और इसको पूर्ण वर्ण के नाम से जानेंगे। राजन, समझ आया ना? ये चूंकि इसके अंत में हलंत है, इसलिए ये कौन सी इसमें आएगा? हलंत शब्द। क्या कहलाएगा ये? हलंत शब्द। और इसका नाम आ जाएगा, राजन का नाम जो है नकारांत। नकारांत हलंत शब्द राजन, इसका कारक रचना पुस्तक में दिया हुआ है। पृष्ठ क्रमांक निकाल लो तुम लोग अपनी पुस्तक का। कितना है बेटा? 51 इसमें दिया है। नकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, और इसको विभक्ति में दी हुई है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये रहा बेटा खाका। अब प्रथमा में लिखा है, राजन का प्रथमा हो जाता है राजा, एक वचन में। द्विवचन में राजा न, और बहुवचन में हो जाता है राजा न। इस तरह से ये रूप जो है बनते हैं। ये प्रथमा है बेटा, बताया ना? कितने रूप बनेंगे ये? 8। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। जितने भी संज्ञा शब्द मिलेंगे उसमें कारक रचना इसी प्रकार के 8 कारकों में होगा। प्रथमा है, होगी समाज? टाइम हो गया तो बेटा आगे मैं अगले पीरियड पढ़ाऊंगा। ठीक, घंटी नहीं बजाए।